द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहाँ पर हमको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के डिस्पोज ऑफ के लिए एक मेथड सेलेक्ट करना है। इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग और ओपन डंपिंग, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है विच इज केपेबल ऑफ अंडरगोइंग एरोबिक एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन, जैसे कि हमारे फूड वेस्ट होते हैं, गार्डन वेस्ट होते हैं, पेपर है, कार्डबोर्ड है, ये सभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। इसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो है कंपोस्टिंग। इंसिनरेशन मेथड क्या है? ये टॉक्सिक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो वेस्ट में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए इंसिनरेशन मेथड यूज करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी इंसिनरेशन का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज होता है। रिसाइकलिंग इज वन ऑफ द वेज to safely dispose of non-biodegradable waste materials। और जो ओपन डंपिंग है, और ओपन डंपिंग ये यहाँ पर वेस्ट का सेग्रीगेशन नहीं होता है, ये अनसेफ मेथड होता है ओपन डंपिंग, और यहाँ पे वेस्ट को प्रोसेस भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज लोकल्स आर इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट along with forest officials in options हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड सिल्वीकल्चर। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो राइट आंसर है, यहाँ पर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए लोकल लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और लोकल पीपल हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री एक लैंड यूज सिस्टम है जिसमें ट्री और शर्ब्स को हम यूज करते हैं, रूरल लैंडस्केप में यूज करते हैं, फार्मलैंड में यूज करते हैं, जिससे कि इकोसिस्टम इंक्रीज हो, सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, डाइवर्सिटी हो। सोशल फॉरेस्ट्री में प्लांटिंग होती है ट्रीज की। कहाँ पर होती है? जो बैरन एरिया होते हैं, अबंडेंट एरिया होते हैं, डिफॉरेस्टेड एरिया होते हैं, वहां पर प्लांटेशन होता है। सिल्वीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द ग्रोथ, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर and quality of forest to meet values and needs। सिल्वीकल्चर में फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है जहां पर हम फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर, फॉरेस्ट का कॉम्पोजिशन, ग्रोथ कैसी हो रही है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल। यहां पर यह ध्यान देना है कि हमको जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स नहीं है उस पर टिक लगाना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स क्या होते हैं। जो टर्म है ऑल्टरनेटिव एनर्जी, तो ये रिफर करता है सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, एंड दीज आर, अब ये जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स होते हैं ये नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं दैट रिप्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स। ये ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल का ऑल्टरनेटिव होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ऑल्टरनेटिव एनर्जी इज एनर्जी दैट डज नॉट कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड दस प्रोड्यूस लिटिल टू नो ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, इनमें ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रोडक्शन होता है या तो नहीं होता है या बहुत कम होता है। दिस मीन्स दैट एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट that causes climate change। तो ये ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ हमको लिखना है कि जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स नहीं है, तो हाइड्रोजन एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, इथेनॉल भी ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, सीएनजी भी ऑल्टरनेटिव फ्यूल है। यहाँ पर पेट्रोल ऑल्टरनेटिव फ्यूल नहीं है क्योंकि पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है या नॉन रिन्यूएबल फ्यूल है। नेक्स्ट इज डाइऑक्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग। Dioxins are unwanted byproducts formed during many chemical processes involving chlorine, carbon, oxygen and high temperature। कोई भी ऐसी प्रोसेस जहां पर क्लोरीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, कार्बन एमिशन होता है, ऑक्सीजन एमिशन होता है और वो हाई टेम्परेचर पर की जाती है, तो वहां पर डाइऑक्सिन गैसेस रिलीज होती हैं। डाइऑक्सिन गैस रिलीज होने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, पर यहाँ पर हम सिर्फ 2 सोर्सेज की बात करेंगे। एक तो इंसिनरेशन होता है, जो हाउस होल्ड वेस्ट का इंसिनरेशन होता है, और दूसरा सोर्स होता है मेटल प्रोसेसिंग होती है। तो डाइऑक्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंसिनरेशन। राइट आंसर है इंसिनरेशन। माइनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फाइड, मीथेन,
या कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती हैं। कॉम्पोस्टिंग में मीथेन, मेजर गैस जो रिलीज होती है मीथेन है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जैसे डिमोलिशन हो रहा है या बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हो रहा है या लैंड क्लियरिंग हो रही है, इस प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स जैसी गैसेस रिलीज होती हैं। तो डाइऑक्सिन इंसिनरेशन में रिलीज होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी जनरेटेड बाय यूजिंग विंड्स, टाइड, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, इन सारी एनर्जीज को हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, क्योंकि जो कन्वेंशनल एनर्जी है वो होती है फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये कन्वेंशनल एनर्जीज होती हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज ऑल्टरनेटिव एनर्जीज भी होती हैं या रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी होती हैं। तो यहां पर नॉन कन्वेंशनल की बात हो रही है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज की बात हो रही है, तो यहां आंसर होगा विंड। और कोल, पेट्रोल, डीजल ये कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिटी फॉरेस्ट्री बेनिफिट्स। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री किसको बेनिफिट करती है, किसके लिए यूजफुल है? तो आंसर है लोकल कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या होती है? ये एक ब्रांच है फॉरेस्ट्री की where the local community plays a significant role in forest management and land use decision making। जो local people हैं उनका involvement होता है forest management में, या उस forest land को किस तरह से उसका use किया जाएगा उसमें decision making में उनका use होता है। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री ऑल्सो रिफर्स टू फॉरेस्ट एंड ट्री मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ये इसमें इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट भी होता है, लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो यहां पर आंसर है लोकल कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बबल थ्योरी इज अ कॉन्सेप्ट टू रिड्यूस। इसका आंसर है एयर पॉल्यूशन। बबल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में, मिनिमाइज करने में यूज किया जाता है। एयर पॉल्यूशन में बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं। तो उसके लिए एक थ्योरी दी गई है, वो एयर पॉल्यूशन में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोन सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। यहां पर साइक्लोन सेपरेटर के पीछे जो भी प्रिंसिपल है वो पूछा है, तो आंसर है रोटेशन इफेक्ट। साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस फॉर सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम कंटामिनेटेड गैस स्ट्रीम्स। अब साइक्लोन सेपरेटर में क्या होता है कि जो भी गैसेस होती हैं उसमें जो भी कंटामिनेशंस होता है उसको सेपरेट करने के लिए काम आता है, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 99% होती है। 10 माइक्रोन से ज्यादा साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ये रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। ट्रेडिशनल मेथड जो नहीं है, अगर हम देखें चेक डैम्स, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है वाटर हार्वेस्टिंग का, इरीज भी है और टैंक्स भी हैं। तो आंसर होगा बोरवेल। ट्रेडिशनल मेथड जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे वाटर को स्टोर करते हैं और उससे ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं। सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर जो दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड ग्राउंड वाटर इज अ कॉमन सोर्स फॉर सिंगल होम्स एंड स्मॉल टाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दस्तकार इज अ सोसाइटी फॉर। दस्तकार एनजीओ की स्टार्टिंग लैला तैयब जी ने स्टार्ट की थी, जो एक इंडियन सोशल वर्कर थी, डिजाइनर थी, राइटर, क्राफ्ट एक्टिविस्ट थी। इस एनजीओ का मेन पर्पस है रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इन इंडिया। तो दस्तकार इज अ सोसाइटी फॉर क्राफ्ट पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग सीवेज सिस्टम। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीवेज सिस्टम है
उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? आंसर है ड्राई कंपोस्ट टॉयलेट. सैनिटेशन इज मैंडेटरी प्रैक्टिस एंड but at the same time it is also important that these practice should be cost effective. तो आजकल क्या होता है कि ऑन साइट सीवेज यूज किया जाता है एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर सीवेज डिस्पोजल. इसमें सेप्टिक टैंक्स होते हैं, कंपोस्ट पिट टॉयलेट्स होते हैं, केमिकल टॉयलेट्स होते हैं, and it is mainly practiced in the places that lack a central waste water collection system. तो हम यहाँ पर सीवेज सिस्टम के जो ऑल्टरनेटिव है वो है ड्राई कंपोस्ट टॉयलेट. नेक्स्ट, फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस पूछी है. तो फॉरेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है ये हम देखते हैं कि बिकॉज सिंस वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर आवर सर्वाइवल. So from the air we breathe to the wood we use, सारी चीज़ें हमको फॉरेस्ट से मिलती हैं. एयर, वुड, एनिमल्स को हैबिटेट मिलता है, ह्यूमन बींग्स को लाइवलीहुड मिलता है. फॉरेस्ट ऑल्सो ऑफर वाटर शेड प्रोटेक्शन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. तो फॉरेस्ट के जो इम्पोर्टेंस हैं, दे कंट्रोल द क्लाइमेट, दे एक्ट एज अ कार्बन सिंक, they increase the biodiversity. So answer is all the above. Next question, the primary treatment in effluent treatment plant is. यहाँ पर primary treatment पूछा है कि किस तरह का होता है and the answer is physical treatment. Forests are getting कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड. फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है. इसका रीजन क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर लैंड एंड फॉरेस्ट हैव टू बी प्रोटेक्टेड. अब दोनों ही तरह के जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, इन दोनों को ही हमें प्रोटेक्ट करना है ड्यू टू द स्टडी इंक्रीज इन द ग्लोबल पॉपुलेशन. जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी के अकॉर्डिंग डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है, रेजिडेंशियल एरिया की डिमांड बढ़ रही है. तो फॉरेस्ट आर गेटिंग कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड और इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड. फूड की डिमांड बढ़ रही है इसीलिए फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. अब रिसाइकलिंग अगर हम कर रहे हैं पेपर की तो उससे क्या होता है? क्या ये डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करता है कि डिफॉरेस्टेशन को कॉज करता है? डिफॉरेस्टेशन का रीजन है. क्या ये एयर पॉल्यूशन को कॉज करता है या वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर डेफिनेटली इट रिड्यूसेस डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडी इज. तो सब्सिडी पहले समझते हैं. इट इज अ गवर्नमेंट इंसेंटिव. गवर्नमेंट का इंसेंटिव है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड और सपोर्ट. गवर्नमेंट हमको एक तरह से रिवॉर्ड देती है जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं. अच्छा काम करने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हमने कोई फैक्ट्री सेटअप की तो उस फैक्ट्री से हम पॉल्यूशन मिनिमम करेंगे और वो फैक्ट्री सस्टेनेबल होगी तो गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है. तो सब्सिडी एक तरह से रिवॉर्ड है. एंड द आंसर इज लोअर टैक्स ड्यूटीज ऑन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज. जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने में है या किसी भी चीज को सेटअप करने में, हम कोई सस्टेनेबल मेथड्स यूज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है. ये लोअर टैक्स ड्यूटीज होती हैं कि हमें टैक्स दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा कम टैक्स देना पड़ेगा. नेक्स्ट इज सिल्टेशन ऑफ वाटर बॉडीज. सिल्टेशन ऑफ वाटर बॉडीज रिफर्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट एंड अदर मटेरियल्स ऑन द बॉटम ऑफ अ वाटर बॉडी. सिल्टेशन का मतलब होता है कि जो सेडिमेंट्स हैं वो किसी भी वाटर बॉडी के, जैसे रिवर भी हो सकती है, लेक है या कोई भी वाटर रिजर्वॉयर है, उसके बॉटम में सेटल हो जाती है and this can have significant negative impact on the aquatic ecosystem. तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो aquatic ecosystem पर होता है. आंसर इज disrupts the aquatic ecosystem. The founder director of तरुण भारत संघ. तरुण भारत संघ 1975 में इसको स्टार्ट किया था जयपुर से
और इसमें कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप था, प्रोफेसर्स का ग्रुप था, जो यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या प्रोफेसर थे। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, एंड इट इज करेंटली डायरेक्टेड बाय मिस्टर राजेंद्र सिंह। So answer is Dr. Rajendra Singh. Next question is define natural resource accounting. So natural resource accounting is a systematic process of analyzing and formulating the natural resource depletion, and it is an accounting for natural resource similar to profit and loss. जैसे कि हम किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस देखते हैं, इसी तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में, नेचुरल रिसोर्सेज के टर्म में भी प्रॉफिट या लॉस देखते हैं। दैट इज हार्मफुल इफेक्ट्स टू द एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज वर्सेस द स्टेप्स टेकन टू बेनिफिट प्रिवेंटेड फ्रॉम द नेचुरल एफर्ट्स टू द एनवायरमेंट। कि नेचुरल रिसोर्स का जब डिप्लीशन होता है तो उससे क्या क्या लॉस होता है, और अगर डिप्लीशन नहीं होता तो उसके क्या हमें बेनिफिट्स मिलते। तो ये सारी चीजें नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग में आती है। और इसका यूज क्या है? इट कीप्स इन चेक द अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर बीइंग यूज्ड। कितना नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं या कितना डिप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 मेजर्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट ताजमहल। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के जो 2 मेजर्स थे, स्टैंडर्ड्स थे, वो क्या थे? कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोल और कोक के यूज को, जो भी इंडस्ट्रीज थी TTZ या ताज ट्रेपेजियम जोन के आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, वहां पर जो फ्यूल यूज होता था उसमें अगर कोल या कोक है तो उसको बैन कर दिया था। इसके बाद काफी सारी इंडस्ट्रीज को या तो बंद कर दिया था या उनको रीलोकेट कर दिया था आउटसाइड द TTZ। इसके बाद और भी पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ओनली 2 स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पर आप इन 4 पॉइंट्स को 2 पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 3 लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज मतलब फॉसिल फ्यूल्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इनका डिसएडवांटेज लिखना है। तो दीज एनर्जीज कैन नॉट बी रीजेनरेटेड क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल होती हैं, और ये हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को भी रिलीज करती हैं जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं। एसिड रेन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, एंड दे आर ऑल्सो हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड कॉज वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीजेज। Next question, traffic in India is becoming a big problem. Suggest any 3 methods to control traffic problems in India. ट्रैफिक प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करने के लिए तो सबसे पहला सिग्नलाइजेशन एंड इंटरसेक्शन इंप्रूवमेंट्स इंक्लूडिंग यूज ऑफ कंप्यूटराइज एरिया वाइज ट्रैफिक कंट्रोल, कि जो भी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है वो पूरा कंप्यूटराइज होना चाहिए। यूज ऑफ वन वे स्ट्रीट एंड रिवर्सिबल लेन्स, वन वे ट्रैफिक होना चाहिए, साइड में सर्विस लेन्स भी होनी चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ टर्निंग मूवमेंट टू मेंटेन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यू टर्न्स को मिनिमाइज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एंड ऑफ पाइप ट्रीटमेंट, EOP? सो इट इज अ ट्रीटमेंट जो वेस्ट होता है, जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट या फिल्ट्रेशन होता है, उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 एम्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। ये वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए होता है, और इससे बायोमास प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर हार्वेस्टिंग, ये 2 मेन एम होते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्थ साउथ डिवाइड? अब यहाँ पे ये एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि नॉर्थ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं और साउथ डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉर्दर्न कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर सदर्न कंट्रीज। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इनके बीच में जो डिवीजन है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का जो डिवीजन है, उसका बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है, ये हमको यहाँ लिखना है। द व्यूज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ये ब्लेम करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज के ऊपर कि उनकी पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है उनकी, और इसकी वजह से वो नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा
यूज कर रहे हैं और एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। डेवलप कंट्रीज ये भी ब्लेम करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन की फूड डिमांड को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मैसिव डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। द साउथ ऑल्सो पॉइंट्स आउट, जो सदर्न कंट्री है मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ये कहती हैं कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा, उनका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन कम है पर अगर नेचुरल रिसोर्सेज के टर्म्स पे कंजम्पशन देखें तो उनका कंजम्पशन बहुत है, तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 3 रीजंस व्हाई वी शुड रिसाइकिल वाटर। हमें यहाँ पे रीजंस लिखने हैं कि हमको वाटर रिसाइकिल क्यों करना चाहिए। सो देयर आर मोर देन 3 रीजंस. Recycling is best ways to conserve natural resources and it reduces the use of water. Recycled water can satisfy most water demand as long as it adequately treated to ensure water quality appropriate for the use. जो recycled water है उसकी quality appropriate होनी चाहिए जिससे हम उसको reuse कर सकें. In addition to providing a dependable water supply, water recycling provides tremendous environmental benefits by decreasing the diversion of water from sensitive ecosystem. Using reclaimed water for non-potable use saves potable water for drinking purpose. Potable water का मतलब होता है जो drinking water होता है। अगर हम water की recycling करेंगे तो हम potable या drinking water को save कर पाएंगे। And recycling water on site or nearby reduces energy needed to move water longer distance. अगर हम recycling कर रहे हैं water की तो यहाँ पर हम energy को भी save कर सकते हैं क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह water सप्लाई करने के लिए बड़े बड़े पंप्स लगाने पड़ते हैं, तो यहाँ भी सेविंग हो जाती है कि अगर हम उसी जगह रिसाइकलिंग कर रहे हैं वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्राई कंपोस्ट टॉयलेट? गिव एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ड्राई कंपोस्ट टॉयलेट। तो ये जो ड्राई कंपोस्ट टॉयलेट है ह्यूमन वेस्ट को ट्रीट करता है, कैसे? बाय अ बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग हम लोगों ने पढ़ा है। And this process leads to the decomposition of organic matter and turns human waste into compost like material. Human waste को decompose कर देता है और उससे हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। एंड कंपोस्टिंग इज कैरीड आउट। अब ये जो कंपोस्टिंग होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से भी होती है, इसको बोलते हैं एरोबिक कंडीशन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो मेन जॉब है कंपोस्ट टॉयलेट का इज टू कंटेन ह्यूमन वेस्ट एंड क्रिएट कंडीशन फॉर रैपिड डीकॉम्पोजिशन। कोई भी अगर उसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसको रैपिड डीकॉम्पोजिशन हो जाए। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। द सॉलिड वेस्ट इज डेल्ट विद ऑन साइट, उसी जगह पर उसका डीकॉम्पोजिशन हो जाता है इंस्टेड ऑफ एंडिंग अप एज सीवेज। यहाँ पर हमको सीवेज, जैसा आपने देखा कि सीवेज सिस्टम होता है, उसकी जरूरत नहीं होती है, ऑन साइट उसका डीकॉम्पोजिशन हो जाता है। दिस सेव वाटर, इससे पानी की भी सेविंग होती है। यू डोंट हैव टू यूज वन रिसोर्स लाइक प्योर ड्रिंकिंग वाटर टू फ्लश अवे अनदर। तो यहाँ पर वाटर सेविंग भी हो रही है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर है इज अलाउड टू गो बैक टू द सॉइल। इसमें डीकॉम्पोजिशन होता है यानी कि कंपोस्टिंग होती है, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल में चले जाते हैं। एंड नो केमिकल क्लीनर्स और ब्लीचेस आर यूज्ड इन द टॉयलेट। यहाँ पर हमको केमिकल्स भी नहीं यूज करने की जरूरत होती है। एंड नो इलेक्ट्रिसिटी नीडेड, लो रिसोर्स यूज है क्योंकि यहाँ पे पाइप का यूज नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पे वेस्ट नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके। नेक्स्ट इज मेंशन द रोल्स ऑफ एनजीओ फाइटिंग फॉर विमेन्स राइट। तो यहाँ पे ये रोल है एनजीओ का to fight against injustice and exploitation of women, to educate women and help them understand their rights, कि उनके rights क्या हैं, उनको educate करना, to generate training programs for self employment के लिए उनको training देना, to fight any social injustice, कोई भी सोशल इनजस्टिस अगर उनके साथ हो रही है तो उसके अगेंस्ट लड़ना, उनको अवेयर कराना, टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, और स्पेशली जब प्रेगनेंसी होती है या चाइल्ड बर्थ के बाद उनको प्रॉपर
उन न्यूट्रिशन देना, उनकी देखभाल करना। लिस्ट एनी 5 इम्पैक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल वुड। फ्यूल वुड के बर्निंग से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। द हेवी रिमूवल ऑफ फायरवुड फ्रॉम फॉरेस्ट कैन कॉज डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। फ्यूल वुड का मतलब है कि जब जो विलेजर्स होते हैं, जो रूरल पीपल होते हैं, वो अपने फ्यूल के लिए, खाना बनाने के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए फॉरेस्ट को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो उससे डिफॉरेस्टेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल वार्मिंग होती है। Inefficient and incomplete combustion of wood can result in elevated level of greenhouse gases. अगर पूरी तरह से इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। इंक्रीजेज द प्रेशर ऑन फॉरेस्ट। फ्यूलवुड का जो इम्पैक्ट होता है उससे फॉरेस्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, फॉरेस्ट कवर कम हो जाता है, क्लाइमेट चेंज का रेट बढ़ जाता है, वाटर साइकिल भी अफेक्ट होती है। व्हाट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? Mention any 3 roles of environmental impact assessment in environmental protection. यहाँ पर EIA यानी कि environmental impact assessment के जो रोल है environmental protection में वो लिखना है आपको। तो सबसे पहले environmental impact assessment, ये एक assessment होता है of the possible positive और negative impact। जो भी proposed project है उसका possible पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर, लोगों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ों की डिटेल्ड स्टडी की जाती है। यहाँ पर यह भी प्रिडिक्ट किया जाता है कि इसकी वजह से एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन होगा, कितना होगा, किस तरह का इफेक्ट होगा, तो ये सारी चीज़ों की डिटेल्ड स्टडी की जाती है। अब यहाँ पर रोल क्या है EIA का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में? विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EIA फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कैन बी कैरिड आउट विद लीस्ट हार्म टू द एनवायरनमेंट। अगर EIA प्रॉपर इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको कितना हार्म होगा। वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मनी कैन बी टेकन ऑफ विद प्रॉपर प्रोजेक्शन। अगर हम ये देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है या बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेंडिचर है, तो हम उस प्रोजेक्ट को रीचेक कर सकते हैं। इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ नॉट फीजिबल, अगर प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू EIA, आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ EIA, तो हम किसी भी ऑल्टरनेटिव प्लान्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फ्लूइड बेड कंबशन इन रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन। तो फ्लूइड बेड कंबशन और FBC, इसमें क्या होता है कि लाइम स्टोन या डोलामाइट को यूज करते हैं, ये सल्फर को कैप्चर करता है। सल्फर कब रिलीज होता है? जब कोल का कंबशन होता है तो सल्फर गैस रिलीज होती है, तो ये उसको कैप्चर कर लेता है। जो इसका प्रिंसिपल है उसमें air is blown through a bed of sand and fuel particles at a velocity that is sufficient to suspend the particles on the air stream but not able to lift permanently out of the bed. It is a combustion technology जो power plants में यूज होती है, वो टेक्नोलॉजी है, और इससे सल्फर एमिशन का जो अमाउंट होता है, जो सल्फर के ऑक्साइड्स एमिट होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। Limestone is used to precipitate out sulfur during combustion, which allows more efficient heat transfer from the boiler. नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी रिड्यूस होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स भी रिड्यूस होते हैं, और इसका एडवांटेज क्या है कि ये लो कॉस्ट प्रोसेस है, एमिट लोअर लेवल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, और ये थर्मल पावर प्लांट्स में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 5 स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए 5 स्टेप्स लिखने हैं, तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप वुड बी टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला स्टेप है कि डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करना। अफॉरेस्टेशन विच मीन्स टू प्लांट ट्रीज, वो भी प्रमोट करना। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स को प्रमोट करना जिसमें लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता है फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए।
जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना, जिसमें लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ स्लैश एंड बर्न, ये एक स्लैश एंड बर्न मेथड होती है जिसको झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, उसको बैन करना, काफ़ी जगह ये बैन हो गई है। सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव, जिसे ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल भी कहते हैं, जिससे लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट होती है, उसको प्रमोट करना। यूजिंग ऑल्टरनेटिव्स ऑफ फ्यूल वुड, टिम्बर एंड अदर वुड प्रोडक्ट्स, जो भी वुड प्रोडक्ट्स हैं फ्यूल वुड के फॉर्म में, टिम्बर के फॉर्म में, उनके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ करना। एंड अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट फॉर अदर लैंड यूज़, एग्रीकल्चर के लिए, बिल्डिंग, डैम, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, माइनिंग, इसके लिए फॉरेस्ट लैंड को यूज नहीं करना चाहिए। नेम द फाउंडर्स ऑफ गांधीग्राम, और इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। तो गांधीग्राम के जो फाउंडर थे डॉक्टर सुंदरम एंड डॉक्टर जी रामचंद्रन, जिन्होंने गांधीग्राम को 1947 में स्टार्ट किया था टू फुलफिल द गांधीजीज विजन टू हेल्प द रूरल कम्युनिटीज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर। इसके लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था जिसे गांधीग्राम कहते हैं, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, objective is to serve the rural communities by providing an ecosystem of services ranging from a home for destitute children, जो बहुत गरीब लोग होते हैं उनके लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर देना, एजुकेशन देना, एम्प्लॉयमेंट देना, ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें हैं। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द फंक्शनरीज ऑफ हायर एजुकेशन अबाउट द स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए अलग से एजुकेशनल नीड्स को प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड स्पेशल डिवाइसेस टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, अलग से डिवाइसेस प्रोवाइड करना, जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अलग से कुछ डिवाइसेस प्रोवाइड करना। एंड टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज, जो फ्यूचर लेजिस्लेशन है, जो आगे लॉज बनाने हैं या एग्जिस्टिंग लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको मॉनिटर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 5 फंक्शंस ऑफ पंचायत फॉर द विलेज डेवलपमेंट। पंचायत और पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच ग्राम पंचायत आर द बेसिक यूनिट। यहाँ पर ग्राम पंचायत बेसिक यूनिट होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसमें 3 लेवल्स होते हैं, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। अब इसके जो फंक्शंस हैं पंचायत के, इम्प्लीमेंट स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर को एस्टैब्लिश करना। सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर ऑफ रोड्स। Development of cottage and small scale industries and opening of cooperative societies and establishment of youth organizations। तो ये सारे जो functions होते हैं वो ग्राम पंचायत के होते हैं, और इसमें 3 levels होते हैं, village, block and district level। Next question, write a short note on Curitiba's traffic management। तो Curitiba एक city है, it is the largest city in Brazil, और इसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन है। एंड इट प्रोवाइड्स अ वर्ल्ड मॉडल फॉर हाउ टू इंटीग्रेट अ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम। इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करें, और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया गया है। एनकरेज ग्रोथ अलोंग ट्रांसपोर्ट रूट्स, इंडस्ट्रियल जोन को इस्टेब्लिश किया है। एनकरेज द कम्युनिटी टू बी सेल्फ सफिशिएंट बाय प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन एंड पार्क। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, पूरा एक मॉडल है जिसमें एजुकेशन, अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल जोन, सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, पार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जस्ट टेक अ लुक एट द स्कीम, व्हाट इज दिस Curitiba traffic management system and what are the reasons behind the success of this Curitiba traffic management system।
Just take a screenshot of this question. Next question, what is fuel wood? State any 3 reasons to find alternatives for fuel wood. Wood is a common fuel in many developing countries. So wood fuel is a wood used as fuel. तो इसको हम कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए या स्टीम इंजन की फ्यूलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, टरबाइन के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये जो फ्यूल वुड है लॉक्स के फॉर्म में होता है, बोल्ट्स के फॉर्म में हो सकता है या वुडन ब्लॉक्स के फॉर्म में हो सकता है। चारकोल, चिप्स, शीट्स, पैलेट्स, सॉडस्ट, ये सब भी हो सकते हैं। एंड फ्यूल वुड इज अ रिन्यूएबल सोर्स इफ द कंजम्पशन रेट इज कंट्रोल्ड टू अ सस्टेनेबल लिमिट। फ्यूल वुड एक रिन्यूएबल सोर्स हो सकता है अगर इसका कंजम्पशन एक सस्टेनेबल लिमिट तक हमने कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पर अब जो बाय प्रोडक्ट है फ्यूल वुड के वो है वुड ऐश, स्मोक, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड या और भी जो केमिकल्स हैं, एरोसोल पार्टिकल्स हैं, ये इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं फ्यूल वुड बर्निंग के। रीजंस टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स फॉर फ्यूल वुड, यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं कि हमें फ्यूल वुड का ऑल्टरनेटिव क्यों सर्च करना चाहिए, फाइंड करना चाहिए। तो सबसे पहला जो रीजन है, इट इज द डिफॉरेस्टेशन, दैट इज द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। द डिफॉरेस्टेशन फॉर फ्यूल वुड कॉजेज सॉइल इरोजन, बर्निंग ऑफ वुड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। इनसफिशिएंट एंड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वुड, इससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ता है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड रिलीजेज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन। जब फ्यूल वुड की बर्निंग होती है तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं जिससे एसिड रेन होती है। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फ्यूल वुड डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, रेनफॉल डिस्टर्ब हो जाएगी। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस राइजेस, वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। द इंस्टेंस ऑफ फ्लड, फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। स्कैरसिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी हो जाएगी। तो ये सारे इसके रीजन है जिससे हमें फ्यूल वुड का ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। व्हाट आर ट्री ब्रेक्स? अब इसके 3 एडवांटेजेस लिखने हैं। तो ट्री ब्रेक्स जो होते हैं उनको विंड ब्रेक्स भी बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर विंड ब्रेक्स कंप्राइजेस 1 और मोर रोज ऑफ ट्रीज। इसमें श्रब्स भी हो सकते हैं अलग अलग हाइट के, उनको हम प्लेस कर सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रिवेलिंग विंड, विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम उसको प्लेस कर सकते हैं। द पर्पज इज टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ विंड क्लोज टू द ग्राउंड, जिससे सॉइल इरोजन कम होगा। ये सारे इसके पर्पस होता है। विंड ब्रेक्स में ऑल्सो भी यूज्ड एज लिविंग फेंस, फेंसिंग होती है, ये एक लिविंग फेंस होती है दैट डीमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ प्रॉपर्टी और जोन विद इन इट। अब इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है क्लाइमेट रेगुलेशन एंड लैंडस्केप इंप्रूवमेंट। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इफ डिजाइन प्रॉपरली, wind breaks around a home can reduce the cost of heating and cooling and save money. Habitat for wildlife, increase crop yield and reduce soil erosion, lower animal stress and improve animal health. एनिमल की स्ट्रेस को भी कम करते हैं, एनिमल की हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। इंक्रीज फीड एफिशिएंसी, protect the working environment in and around livestock areas. So these are the advantages of tree breaks. Next question, state the advantages of indigenous technology over modern technology in the weaving industry. Weaving industry में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस लिखने हैं। पर अब अगर हम यहाँ देखें तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में लोकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, यहाँ पे कॉस्ट भी कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। यहाँ पर जो रिड्यूसेस द नेसेसिटी ऑफ इम्प्रूविंग गुड्स एंड टेक्निकल नॉलेज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो लोकल पीपल की होती है वो बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन फॉर लोकल प्रॉब्लम। अफोर्डेबल होती है, सस्टेनेबल होती है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है।
मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे यूज़ होते हैं, इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मैकेनाइज्ड एंड रिक्वायर्ड टेक्निकल पीपल, सॉल्व प्रॉब्लम्स एट लार्ज लेवल, यहाँ पर लोगों को लार्ज नंबर ऑफ पीपल उनको हेल्प होती है, एक्सपेंसिव है ये टेक्नोलॉजी, ये अक्सर अनसस्टेनेबल या नॉन इको फ्रेंडली भी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट opportunity to a large number of people with a trickle down hierarchy. Next question, study the diagram and answer the question. अब ये जो diagram है, this diagram is of remote sensing satellite का है ये diagram. Give two reasons why it is considered as a good tool. तो यहाँ पे बहुत सारे reasons हैं कि data coverage बहुत ज़्यादा होता है, homogeneity है, homogeneity का मतलब है कि consistency है data collection में, computer processing होती है, digital data is produced which is suitable for direct computing process, टाइम बचता है, मैनुअल कैलकुलेशन बचती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कलेक्शन, एक्यूरेसी होती है यहाँ पर इंफॉर्मेशन में, ये लेस टाइम बेस्ड होता है कि यहाँ पे कम समय में हाई स्पीड डेटा कलेक्ट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंटरीली का मतलब होता है कि इट रिमूव्स द नीड ऑफ ग्राउंड चेक एट ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। इसके एप्लीकेशंस हमें लिखने हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के, तो डिफॉरेस्टेशन में है और लैंड डिग्रेडेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वेटलैंड, स्टेट एनी 3 मेजर थ्रेट्स टू वेटलैंड, यहाँ पर ये डेफिनेशन है वेटलैंड की, और इसके मेन फंक्शन जो वेटलैंड का होता है, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम है, फ्लड कंट्रोल में होता है, शोरलाइन स्टेबिलिटी है एंड रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड ब्रीडिंग और नेस्टिंग प्लेसेस भी होते हैं फॉर अ लार्ज वैरायटी ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स। ये कुछ थ्रेट्स हैं वेटलैंड के, जो वेटलैंड के ऊपर डेंजर है, जो थ्रेट्स हैं वो ये कुछ थ्रेट्स हैं, यहाँ पे आपको 3 लिखने हैं, पर यहाँ पर देयर आर टोटल 6 points. Next is explain how the work initiated by तरुण भारत संघ changed the life of people in राजस्थान। जैसे कि हमने पढ़ा कि तरुण भारत संघ को 1975 में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के कुछ प्रोफेसर थे या और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से उन्होंने बनाया था। तो 1985 the direction of the organization changed when 4 young members of the organization went to the rural area of Alwar to teach rural children and do rural development. TBS यानी कि तरुण भारत संघ एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान का, और इसके जो फाउंडर डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ तरुण भारत संघ seeks to bring dignity and prosperity to the life of a destitute section of the nation. जो हमारे समाज का, हमारे देश का जो बहुत ही पुअर सेक्शन है, बहुत ही गरीब सेक्शन है, उनकी लाइफ को अपलिफ्ट करना। तरुण भारत संघ का जो एम है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ऑल राउंड या ऑल ओवर डेवलपमेंट है, मेन, विमेन, चिल्ड्रन, रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन, उनकी कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, उससे अलग हटके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। TBS have helped in the revival of the traditional systems of medicine. अब इन्होंने आयुर्वेदिक सिस्टम को प्रमोट किया क्योंकि ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, एंड द लोकल ट्रेडिशनल हीलर्स हैव बीन एम्पावर्ड। जो आयुर्वेदिक जो लोकल ट्रेडिशनल हीलर्स थे, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे, उनको एम्पावरमेंट मिला। नाउ एक्सप्लेन व्हाई ग्रास रूट अपवर्ड प्लानिंग इज मच बेटर देन ट्रिकल डाउन प्लानिंग। यहाँ पे 2 तरह की प्लानिंग है, ग्रास रूट अपवर्ड प्लानिंग एंड ट्रिकल डाउन प्लानिंग। तो इन दोनों में कंपैरिजन है, ये पूरा कंपैरिजन है इन दोनों में। इससे ये भी प्रूव होता है कि ग्रास रूट अपवर्ड प्लानिंग जो है वो ज्यादा बेटर है ट्रिकल डाउन से। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, लिस्ट 3 नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है कि ये इंटरनेशनल इंटीग्रेशन है। इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय विच रीजनल इकोनॉमिक्स, सोसाइटीज एंड कल्चर्स बिकम इंटीग्रेटेड। कैसे इंटीग्रेट हो रहे हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रेड के थ्रू। दिस इज ग्लोबलाइजेशन। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं? ग्लोबलाइजेशन हैज थ्रोन ओपन वेरिड चैलेंजेस।
अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनइक्वालिटी हो गई है, जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ है उसकी इनइक्वालिटी हो रही है, और इसके बाद क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, वाटर सॉइल एयर पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और एक और है डेब्ट ट्रैप, is a situation where a new debt added in order to pay an existing debt. Small dams are better than large dam. यहाँ पे small dams के advantages लिखने हैं, 3 advantages and 2 limitations, disadvantages small dam के। small dams जो हैं वो large dam से कहीं कहीं अच्छे होते हैं, कहीं उनमें कुछ limitations हैं उनकी। advantages of small dam and disadvantages of small dams।